जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है सभी का अपने चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, द राइज ऑफ हिटलर। और सब लोग हिटलर से तो परिचित होंगे, कैसा इंसान था, क्या था। और जो 9th क्लास वाले बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, कुछ कंपटीशन वाले भी ये देख रहे होंगे एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से ना, जो कि एनसीईआरटी बेस होता है। बाकी जो क्लास 9th वाले वो आज हिटलर के बारे में जानेंगे, वो कैसा शासक था, कैसा रूलर था और उसने कैसे एंट्री मारी पॉलिटिक्स में, सब कुछ हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना। ठीक, ये चीज़ मेन है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलें। एनसीईआरटी में एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है हेलमथ। ठीक है, तो हेलमथ के जो पिता होते हैं वो अपनी जो पत्नी होती है उससे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हमें भी मर जाना चाहिए, अब ये हमें भी सुसाइड कर देना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए और ये उनका पूरा प्लान बनता है। और हेलमथ ये सब बातें सुन रहा होता है, वो ज़्यादा भी ध्यान नहीं देता इन सब में कि मतलब क्या बातें हो रही है, वो अभी छोटा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन वो कहते हैं, जो उनके हेलमथ के फादर होते हैं वो कहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं। अच्छे से लोग घूमते हैं, वो दिन पूरा एंजॉय करते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरे दिन खबर आती है न्यूज़पेपर में कि जो हेलमथ के फादर है उन्होंने जहर खा के अपनी जान दे दी, यानी कि सुसाइड कर ली। ठीक है, और मतलब उनका प्लान ये था कि पूरी फैमिली ही करके मर जाएंगे, लेकिन वो केवल अकेले मरते हैं। और इस ऐसा डर उनके दिमाग में बैठ जाता है, आप समझना अच्छे से। ठीक है, हेलमथ के दिमाग में इतना भयंकर ये डर बैठ जाता है कि वो 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? उनको लगता है कि कहीं मेरी माँ मुझे भी ऐसे मार ना दे जैसे फादर मर गए। मतलब उसके दिमाग में भी चला होगा कि इन्होंने मारा या अपने आप मारे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में इतनी चीज़ बताई है। और उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे वर्ल्ड वॉर की तरफ। ठीक है, जो मेन राइज है हिटलर का वो वर्ल्ड वॉर से ही होगा। तो आप सब कोई जानता हो तो ठीक है, नहीं जानता तो कोई भी बात नहीं। हम लोग के अभी तक ह्यूमन इतिहास में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, एक फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, एक 1914 में स्टार्ट हुई है जो 18 तक चली, और दूसरी आपके 40s में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 2 पावर्स थी। पहले का नाम था एलाइड पावर और दूसरे का सेंट्रल पावर। ये शायद बहुत लोग जानते हो, जो नहीं जानते अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, तो जो एलाइड पावर था उसमें सबसे पहले तो ब्रिटेन था या फिर इंग्लैंड था। ठीक है, इंग्लैंड आप कह सकते हो। मेनली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सब के अलग अलग मतलब होंगे। तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लगभग पूरा आ जाता है आपका इंग्लिश। अब देखो, दूसरे आपके फ्रेंच थे, है ना, जो फ्रांस के लोग हैं, और तीसरा आपका रशिया थे। ये एलाइड पावर थे, याद रखना है आपको। ठीक है, और वर्सेस इनकी लड़ाई किससे थी? सेंट्रल पावर से, यानी कि जर्मनी, है ना, आपके ऑस्ट्रो हंगेरियन, याद रखना। ठीक है, हंगरी देश जानते हो यहीं से। ऑटोमन एम्पायर, उस समय जो ऑटोमन एम्पायर था वो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल था। लेकिन सब लोग, अगर जिसको ज़्यादा डिटेल में पता तो जानता होगा कि सेंट्रल पावर जो है वो हार जाती है और एलाइड पावर जो है जीत जाती है। अब आप देखोगे जो जर्मनी किसका पार्ट है? जर्मनी पार्ट है आपका सेंट्रल पावर का। तो जैसे सेंट्रल पावर हारती है तो जर्मनी के ऊपर बहुत दबाव आ जाता है। जितने भी एलाइड पावर होते वाले होते हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कहते हैं अब जो हम कहेंगे वही होगा। ठीक, उनका शासन चलेगा, वो इनके ऊपर बंदिश लगाएंगे, अच्छे जो भी वो लगा सकते हैं, अच्छे मतलब अपने लिए अच्छे ना, एलाइड पावर के लिए जो अच्छा होगा। जर्मनी की मिलिट्री हटाएंगे, जो कुछ भी करेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो जर्मनी में जो लड़ाई होती है, याद रखना, जर्मनी में जो लड़ाई होती है इससे एलाइड पावर से, मतलब जो सेंट्रल होता है, तो इसमें ऑटोमन एम्पायर का भी राजा होता है, ऑस्ट्रो हंगेरियन का भी यही रहता है, और जो जर्मनी होता है उसका भी राजा ही होता है। वहाँ जो होती है वो लगभग डेमोक्रेसी आ चुकी होती है, रसिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राजशाही चलती है। इस एक कारण ये भी, अगर कोई पूछा जाए तो एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ऑटोक्रेसी थी, इसलिए आपका सेंट्रल पावर हारा, ये आप सोच सकते हो। ठीक, इसलिए ये मतलब लोग शुरुआत से ही कमजोर रहे। अब देखो यहाँ पर जो वीमर रिपब्लिक है, वीमर रिपब्लिक जैसे ही राजा हटता है जर्मनी का तो वीमर रिपब्लिक आती है, जिसको कहते हैं जर्मनी गवर्नमेंट फ्रॉम बिटवीन 1919। जैसे वो लोग वर्ल्ड वॉर हारते हैं फर्स्ट जर्मनी वाले, उनके यहाँ गवर्नमेंट पार्टी बनती है वीमर रिपब्लिक, है ना, जिसकी 1919 से 1933 तक रूलिंग होती है। अब जो थी इसने कुछ काम भी किए, जैसे नेशनल असेंबली बनी, क्रिएटेड फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक कंडीशन। एक नेशनल असेंबली बनी जैसे अपने यहाँ संसद वगैरह। ठीक है, और उन्होंने डेमोक्रेटिक कंडीशन बनाई, मतलब लोगों को उनके राइट्स दिए हैं, लोकतांत्रिक राइट्स, जो कि राजतंत्र में नहीं होता। ठीक है, हर आदमी अपने आप को चुन सकता है, मतलब अपने इलेक्ट कर सकता है लोगों को, ये सब चीज़ें। ठीक है, खुद भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ये सब चीज़ें की। पीपुल इलेक्टेड डिप्यूटीज, जैसे डिप्यूटीज मतलब जैसे हम लोग के यहाँ क्या एमएलए एमपी होता है, उसे उन्होंने डिप्यूटीज नाम दिया। उनको इलेक्ट किया किसके लिए? जर्मन पार्लियामेंट के लिए। अगर कोई पूछते कि जर्मन पार्लियामेंट का उस समय नाम क्या था तो रिक्सटैग, आपको याद रखना। ठीक है,
अब जो वीमर रिपब्लिक था ये कोई अच्छा संगठन नहीं था, ठीक है, ये ऐसा था कि समझ लो काम चलाओ बना था, और ये जो एलाइड पावर थे उन्हीं समझ लो उनका एक पपेट था, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो ये कहते थे एलाइड पावर वाले, वीमर रिपब्लिक मान लेता था। इसी में एक इनको भी देखो, अभी सब में समझ में आएगा, इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है ना, या फिर वर्सलाइज, दो नाम में इसके आप कुछ भी कह सकते हो, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज बनाई, एक ट्रीटी साइन की गई ना, उसमें क्या हो, संधि जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें बहुत भयंकर और बहुत बेकार चीज़ें एलाइड पावर ने जर्मनी के ऊपर थोप दी, और जर्मनी वाले जो लोग हैं बिल्कुल नहीं सह सकते थे इसको, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो उनकी पार्टी है रिपब्लिक या उनकी गवर्नमेंट है वो तो इसको मान ही रही है। तो अब देखो इसमें हुआ क्या, उन्होंने क्या क्या किया, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट 30% टेरिटरी लॉस हो गई, 13% जो उनकी जगह थी वो उनके हाथ से चली गई, जर्मनी वालों के हाथ से, देखो पहले गुस्से का विषय। दूसरा 70% जो आयरन था वो एलाइड पावर ने अपने हाथ में ले लिया, 26% कोल भी उनका चला गया, और डीमिलिटराइज कर दिया, मतलब जर्मनी में कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी ये कहा, और 6 बिलियन उनको कंपनसेट करना पड़ा, उनको देना पड़ा, ठीक है, ये इतनी चीज़ है पाउंड में। और राइनलैंड ऑक्यूपाइड, राइनलैंड एक बहुत अच्छा उनको रिसोर्स के लिए था, उनका मतलब इंडस्ट्री वगैरह के लिए था, उसको इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया, उस समय समझ लो ये जान था जर्मनी की, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, इतनी चीज़ हुई। अब ये जिसने ट्रीटी साइन की थी वीमर रिपब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया, क्यों, क्योंकि जो एक्ट किया उन्होंने, जो ये ट्रीटी साइन किए, इतनी बेकार ट्रीटी थी जर्मनी वालों के लिए कि इसके बाद जर्मनी की हालत बस से बदतर हो गई, तो इनको कहा जाता है, एक नाम है, वीमर रिपब्लिक के लोग हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, नवंबर क्रिमिनल्स, मतलब इन्होंने ये काम का क्रिमिनल वाला कोई एक्ट किया है, कहने का मतलब है, ठीक है। अब 1923 में क्या हुआ, 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन कैसे हुआ, जब आप इतनी क्या कहते हैं बर्बरता हो गई जर्मनी की इकोनॉमी के साथ, लोगों के साथ, ठीक है, तो जर्मनी के साथ क्या होगा भाई, देखो जर्मनी भी कोई राज्य अच्छा नहीं है, लेकिन जो एलाइड पावर ने जर्मनी के साथ किया, ठीक है भाई, तो उसके अभी इसके बाद हिटलर आएगा, वो तो अभी आनी बात है ना, लेकिन जो एलाइड पावर, ये गुस्सा कहाँ से आया आप देख सकते हो, किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो हिटलर है फॉर्म नो वेयर आ गया हो, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ गुस्सा होगा, तो ये जो पॉइंट है ये हिटलर के लिए सबसे खतरनाक पॉइंट बनेंगे, जो उसके गुस्से का कारण बनेंगे, ठीक है। और जो ये भुगतेंगे कौन, जूस लोग, अगर जिसने पढ़ा है वो जानते होंगे, कि जो नहीं, जिनको नहीं पता जूस वगैरह के बारे में, वो अभी आगे देखेगा। तो 1930 में क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या हुआ, जर्मनी के यहाँ हालत ये हो गई कि अगर किसी को एक पैकेट ब्रेड भी लेना है तो बोरा भर के नोट देना पड़ेगा, बोरे भर के नोट दो तब जाके आपको एक पैकेट कुछ ब्रेड वगैरह मिल सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि वहाँ पर नोटें अनगिनत, मतलब वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या जो भी होगा उसको दिमाग कम होगा, उसको लगा अगर महंगाई रोकनी तो नोटें छापो, तो ये सबसे बेवकूफ़ वाला तरीका होता है। आप नोट उतने ही छापोगे जितना आपके पास सोना रखा होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी जो राज्य की गवर्नमेंट है उसको आप क्या दोगे, दूसरा जो आपके दोस्त हैं या मान लो कोई से अपने यहाँ बगल में कोई रसिया वगैरह या किसी को आप देना चाहते हो, तो गोल्ड में बिजनेस होता है फिर डॉलर में होता है। अब देखो टेकन लोन, अब जिससे इन्होंने क्या किया, फ्रांस से लोन लिया, तो फ्रांस ने कहा लेते जाओ लोन, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनकी एक और इंडस्ट्रियल जगह थी रूहर, तो रूहर को ऑक्यूपाइड कर लिया किसने, फ्रांस ने। फिर डॉस प्लान हुआ। अब देखो ये यूएसए बहुत दिमागी था भाई, देखो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया तो थे, लेकिन यूएसए भी पीछे से था, और यूएसए ही ने फ्रांस को, जर्मनी को अच्छे से ढकेला, ठीक है। तो क्या हुआ, अब डॉस प्लान में क्या हुआ, यूएसए ने कहा तो हमसे मदद लेते रहो धीरे धीरे लोन, बाद में हमको चुका देना, ये यूएसए ने कहा। तो इससे क्या हुआ, जो हालत थी इनकी जर्मनी की अच्छी होने लगी, बहुत बेहतर होने लगी, धीरे धीरे पटरी में आने, लेकिन उसके बाद जैसे पटरी में आने वाले थे हालत अच्छी हो रही थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। यह मैंने लिखा है यूएसए में, यहाँ पर हम लोग यूएसए की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था जिसको कहते हैं महामंदी, ठीक है हिंदी में, वो पूरे दुनिया में आया था, भारत में भी आया था। कितने 40-50 लाख लोग मर गए थे, 50 लाख टोटली लोग मर गए थे, ठीक है। तो ये यूएसए में भी आया। अब यूएसए में आया तो यूएसए की दिक्कत क्या आई, नेशनल इनकम जो थी यूएसए की हाफ हो गई, फैक्ट्रीज जो थी वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई, ठीक है। अब अगर यूएसए जो उनको मदद दे रहा है उसको इतनी दिक्कत हुई है, तो जो मदद ले रहा है यानी कि जर्मनी, उसको कितनी दिक्कत होगी। तो जर्मनी का क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो गया, 40%, रिड्यूस टू 40%। 2 का मतलब क्या है, रिड्यूस बाय नहीं, मतलब 40% हो गया, 100% में 40% बचा। 6 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि 60 लाख लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, बेरोजगार हो गए। क्रिमिनल एक्टिविटी, अब जहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी वहाँ पर क्रिमिनल्स चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्रिमिनली लोग ज़्यादा बिहेव करेंगे, चोरी चकारी ज़्यादा होगी, है ना। बिजनेस, जितने नए स्टार्टअप या बिजनेस थे फेल होते जा रहे थे क्योंकि उनको रिसोर्स नहीं मिल पा रहा था।
मदर अनेबल टू फीड दियर चिल्ड्रन। अब जो मदर थी, जितनी भी माएँ थी, वो अपने बच्चों को खिला नहीं पा रही थी, फीड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर चीज़, मान लो एक ब्रेड का पैकेट भी लेना है तो अच्छा खासा रुपया बोरों में भर के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्हीं सब के बीच में इतना समझ लो, आप ये कह सकते हो जो जर्मनी इस समय क्योस में जी रहा है। क्योस यानी कि वहाँ पर पूरा डेटोरिएट हो चुका है, पूरा सिस्टम एकदम बेकार हो चुका है, ठीक है। हालत एकदम डेटोरिएट हो रही है और कुछ भी अच्छा नहीं बचा, ठीक है। डिवास्टेटेड पूरा सिचुएशन है। इसी में जन्म होता है किसका? हिटलर का, है ना। मतलब इसी में क्या होता है, हिटलर जन्म तो नहीं होता, इसी में क्या होता है, हिटलर चार्ज में आता है, चार्ज में, ठीक है। जन्म तो हिटलर का हुआ था। हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर का जन्म कब हुआ था? ये वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ था, ठीक है। और बहुत पुअर कंडीशन में था, जिस घर में पैदा हुआ था बहुत गरीब घर के लोग थे, ठीक है। लेकिन हाँ, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, ये आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसका ही मेन रूल होता है, जो हिटलर की आइडियोलॉजी है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन से है, ऐसा मतलब ये हिटलर कहता था उसकी किताब में, और ये एनसीईआरटी में भी इसका वो दिया हुआ है। तो क्या था, ये वेरी पुअर खानदान से था, ठीक है। लेकिन हाँ, हिटलर के दिमाग में ये था कि अपने देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। हम देखो उसकी अच्छी बात है जो वो भी बताएंगे आपको, जो बेकार है वो भी, ठीक है। और बेकार कुछ ज़्यादा ही होंगी। हिटलर ने ज्वाइन की इंडियन क्या कहते हैं आपकी जर्मन आर्मी अगस्त 1914 में। कब? 1914 में, अगस्त में। अब ये कब था? ये टाइम था अमिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मतलब वर्ल्ड वॉर के बीच में इसने ज्वाइन की। अब 1919, अब इसको पता है, देखो ज्वाइन के अच्छे से लड़ा, सब कुछ किया और जिंदा भी बच गया। लेकिन एक चीज़ दिक्कत हुई कि मतलब इसने पूरे संघर्ष से लड़ा, सब कुछ किया, पूरा अपना जोश दिखाया, और लास्ट में क्या हुआ, ये लोग हार जाते हैं और जो वीमर रिपब्लिक पार्टी जो बनती है वो गुलाम बन जाती है एलाइड पावर का। तो यहाँ पर जो है दिमाग समझ जाता है किसका? हिटलर का। तो हिटलर कहता है ये सब चीज़ें हटाओ, वो भी मिलिट्री छोड़ देता और वो एक पार्टी को ज्वाइन करता है जो उसमें की नई पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। अब जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी अच्छी पार्टी थी, पॉपुलर नहीं थी इतनी वीमर रिपब्लिक के बराबर, लेकिन ठीक ठाक पार्टी थी। अब क्या होता है, हिटलर के पास दिमाग बहुत ज़्यादा था, स्पीच भी अच्छी देता था, तो हिटलर को हेड बना दिया, जल्दी ही हेड बन गया जर्मन वर्कर्स पार्टी का, ठीक है। आप देख सकते हैं एक तरह की ये लेबर पार्टी हो सकती है, क्योंकि वर्कर्स नाम ही है। अब जैसे ये हेड बना, इसने सबसे पहला काम किया, इसने नाम चेंज कर दिया, और हिटलर ने नाम क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। समझ रहे हो? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी का फेमस नाम है नाजी पार्टी, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि नाजी पार्टी नाम कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। अभी अपनी भाषा में लिखा होगा तो थोड़ा मिसमैच हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये नाजी पार्टी इसी का नाम था, ठीक है। अब यहाँ से हमको पूरा देखना है कि हिटलर ने कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ा, और हिटलर ने कैसे आगे मतलब प्रोसीड किया, और वो क्यों हारा, और क्या उसने बर्बरता की, क्या उसकी अच्छी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और जो इसमें वादे करेगा अभी वो उसमें आके पावर में, तो वो कितने हद तक सही कर पाता है। तो इससे पहले आपको बस ये काम करना है, इतना जो लिखा है इसको डिटेल में माइंड मैप बना के, वैसे हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत कम ही लिखा है और बहुत पॉइंट वाइज लिखा है, तो आपको ये इतना नोट करना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको पॉज करके इसे नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखो, कोई भी पार्टी है अगर वो शासन में आ रही तो कुछ ना कुछ प्रॉमिस करके आएगी, तो हिटलर ने भी यही किया। अपनी जो वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसमें हेड बना, और फिर उसने बहुत सारे वादे किए हैं, ठीक है। अब ये वादे किए तभी वो उसमें असेंबली में आया और जीत पाया। अभी उसने ऐसे वादे क्यों किए और ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी? भाई पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा बिना कुछ वादे किए कि मतलब हम लड़ेंगे, हम तो जीत ही जाएंगे, और 2.6% वोट इनको मिला, जो कि बहुत कम था और एक तरह की बेइज्जती भी थी, ठीक है। तो दोबारा हिटलर जो था, जो स्पीच देने में बहुत माहिर था, हिटलर के लिए कहा जाता है कि अगर वो स्पीच देता था तो 1-2 लाख लोग खड़े होकर सुन लेते थे उसको, मतलब इतनी उसकी स्पीच जोरदार होती थी। तो उसने भयंकर स्पीच दी, सब कुछ किया, अच्छे अच्छे वादे किए, और जब जाके वो सत्ता में आया, पार्टी में आया, ठीक है। अब जब वो आया सत्ता में तो उसने क्या क्या किया? स्ट्रॉन्ग नेशन का वादा किया। पहली बात देखो, सबसे पहले कहा कि मैं जो अपना नेशन है उसको ऐसे नंगे भूखों की तरह नहीं रखूंगा, स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, पहला ये। फिर उसने कहा मैं ट्रीटी ऑफ जो वेसलीस है उसको हटा दूंगा, नहीं मानूंगा, रिमूव कर दूंगा। इनहेंस डिग्निटी, जो एक इंसान का आत्मविश्वास है, जो स्वाभिमान है, जो वो जिसका कम हो गया, उसको मैं वापस लाऊंगा, क्योंकि भाई तुम दूसरे के सहारे चल लो तो जाहिर सी बात है डिग्निटी लोगों की कम हो गई होगी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और स्टॉप फॉरेन इंटरफेरेंस, अगर मेरे देश में कोई दूसरा, भाई देखो मेन इसकी आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट की थी ना, राष्ट्रवादी की, तो उसने कहा जो स्टॉप फॉरेन इंटरफेरेंस, बाहरी जो इंटरफेरेंस है उसको भी हम बदल देंगे। फिर ये पार्टी में आते हैं, ठीक है, ये इनके वादे हैं। अब क्या करते हैं, जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है वो इनको चांसलर बना देता है, जर्मनी का बड़ी पोस्ट होती थी उस समय ना।
27 फेब 1933 को क्या होता है, फायर इन जर्मनी पार्लियामेंट। अब 27 फेब 1933 को फायर मतलब आग लग जाती जर्मन पार्लियामेंट में, और इसका फायदा उठा के ग्रैब करके ये 28 फेब 9 देखो एक ही दिन बाद 1933 को फायर डिग्री एक बिल लाता है और कहता है कि जो ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को उल्टे सीधे राइट मिले हुए हैं, ये उसकी भाषा में है, ठीक है। तो वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करो, है ना, ये डिक्टेटरशिप में जाने वाला है। कहता है प्रेस की जो फ्रीडम उसको भी खत्म करो और जो असेंबली है उसको भी खत्म करो। इसका मतलब क्या, अगर ये तीन चीजें खत्म हो गई, माने कि चीज 3 मार्च 1933 को, अब ये क्या आ गया यहाँ पर डिक्टेटरशिप, यानी कि क्या, तानाशाही आ गई। जैसे डिक्टेटरशिप आई तो इसने द इनेबलिंग एक्ट पास किया, ठीक है। डिक्टेटरशिप अभी नहीं आई है, अभी दिख रहा है कि डिक्टेटरशिप आ चुकी है, लेकिन ऑफिशियली कब आई, जब द इनेबलिंग एक्ट पास हुआ और डिक्टेटरशिप जो थी ऑफिशियली आ गई जर्मनी में। उसके बाद इसने क्या किया, पहला काम सारी पार्टी को बैन कर दिया और जो भी इसके खिलाफ बोलता है समझो मारा जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में किम जोंग है ना, किम जोंग है। अब देखो इसने वादा किए, पार्टी में आ गया, ठीक है, लेकिन लोगों का विश्वास जीतना है तो वादे जितने किए उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया, उसके लिए सिंपल सी बात, इसने कहा कि देखो मेरा काम है मिलिट्री वाला, हम पहले मिलिट्री में रह चुके हैं तो हम डिफेंस को अच्छे से मैं देख लूँगा, लेकिन फाइनेंस के लिए और देश को अच्छा करने के लिए इसने एक क्या कहते हैं आप, इकोनॉमिस्ट को हायर किया जिसका नाम था जालमार स्टार्ट ना, ये वैसे नाम है उनका ना, जालमार स्टार्ट ऐसे नाम था, ये एनसीईआरटी में जो प्रोनाउंसिएशन दी हुई है। फुल प्रोडक्शन, इसने कहा जो प्रोडक्शन वो फुल लेवल में करना है, मेहनत आपको ज़्यादा करना है तभी जाके क्या होगा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद इसने फुल एम्प्लॉयमेंट भी किया। और देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट था। इसने कहा कि अगर फुल प्रोडक्शन करेंगे अच्छे से, जितनी हमारे पास वैल्यू होगी, जितने पास हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, तो एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप बढ़ेगा। तो इसने फोकस किया फुल प्रोडक्शन में ना जालमर ने, और फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई। उसके बाद क्या किया, मेड, अब ये देखो ये तो हिटलर के काम है, मेड चेंज इन इनसाइड फॉरेन पॉलिसी ना, जो फॉरेन पॉलिसी था वो फॉरेन पॉलिसी था उसके अंदर चेंज आए। चेंज पहला क्या है, उसने जो उसके विड्रॉ कर दिया लीग ऑफ नेशन था, उसमें मतलब कुछ रूल थे, उससे इसने अपने आप को हटा दिया कि हम इसका क्या कहते हैं, लीग ऑफ नेशन के हम लोग हिस्सा नहीं रहेंगे। रीऑक्यूपाइड राइनलैंड जो था उसको फ्रांस वालों ने ले लिया था ना, राइनलैंड, उसको वापसी लिया इसने। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर दिया अपने अंदर। ऑस्ट्रिया पहले भी जर्मनी के साथ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अलग हो गया था। इंटीग्रेट कैसे किया, बंदूक गोली के दम पे नहीं किया, तोपों के दम पे नहीं किया, इसने एक स्लोगन चलाया, वन पीपुल वन एम्पायर वन लीडर ना, इसी के स्लोगन में इसने इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि जोड़ लिया, ठीक है। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, अब यहाँ पर इन्वेडेड हुआ मतलब कि दूसरे के देश में इसने इन्वेड किया। कब, डेट याद रखना, एनसीईआरटी पूछ लेती है, 1 सितंबर 1939, ठीक है। तो इसने जैसे ये किया तो आधा दुनिया हिल गई। अभी तक सब लोग सो के बैठे थे, क्यों, क्योंकि अपने देश में वो कुछ भी करे, बाहर जैसे उसने किया तो सितंबर 1940 को फिर उसने दूसरा एक्ट किया। देखो अभी वही चल रहा है, 1 सितंबर को ये किया और सितंबर 1 को फिर सितंबर ही में मतलब आगे 1940 को ट्रीपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ। इसमें इसने 2 देशों को अपने साथ लिया, पहला इटली दूसरा जापान, और इन्होंने ट्रीपार्ट बना लिया, जिसको आप फिर से वही कह सकते हो सेंट्रल पावर, ठीक है। अब देखना जापान, अब जापान सबसे इसमें खच्चर आदमी है। देखो जापान क्या करेगा, अपने आप को, जर्मनी तो जो कर ही रहा, लेकिन जापान जितना भयंकर करेगा। सबसे ज़्यादा उसने बैंड बजाई किसकी, अमेरिका की। ईस्ट में इंडो चाइना, जिसमें लाओस कंबोडिया है ना, आपके आएंगे, वियतनाम आएगा, उसको भी इसने हथिया लिया जापान ने, है ना। और मतलब जापान का ये कहना था कि यूएसए जल्दी से फाइट में आए। उसका कहने का मतलब था कि यूएसए जो है वो अलग होके अपना फलता फूलता रहेगा, हम लोग लड़ेंगे। तो जो यूएसए को लाने वाला इंसान है वो जापानी है। जापान ने कहा कि इंडो चाइना जो रीजन था उसको उसने हथिया लिया, ठीक है। इसमें कंबोडिया, वियतनाम और आपके कौन से लाओस आएगा। वो फिर भी यूएसए नहीं आया, क्या जो तुमको करना करो। फिर इसने क्या किया, जापान ने डिस्ट्रॉय कर दिया पियल हार्बर नेवल बेस ऑफ यूएसए। जो यूएसए का नेवल बेस था, यहाँ पर काफ़ी लोग थे ना, मतलब ये नेवी के ही, उसको इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बस यहीं से यूएसए की एंट्री हो गई। और उसमें एनसीईआरटी में जैसे लिखा है कि जैसे यूएसए की एंट्री हुई तो जो वॉर थी वो फिनिश हो गई। उसके मतलब चली होगी लंबी, लेकिन अब लोगों को पता था कि जीतना अब तो एलाइड पावर ही को है ना। 4-5 साल तक लड़ाई चली, फिर लास्ट में खत्म कैसे हुई, यूएसए ने क्या किया, पहले तो जर्मनी को डिफीट किया। जर्मनी को डिफीट करना आसान था, उस समय ज़्यादा खतरनाक जो था वो जापान था। जापान से कोई नहीं जीत पा रहा था, हैंड टू हैंड में तो जीतना ही नहीं था उससे, और हथियारों में नहीं जीतना था। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या था कि यूएसए थोड़ा साइंस में इतनी आगे बढ़ चुका था और ओपेनहाइमर ने उन्हें एटम बम बना के दे दिया था। अब ये एटम बम से ही क्या हुआ, पहले जर्मनी हार चुकी थी, ठीक है, लेकिन जापान अपना मोर्चा संभाले हुआ था और ब्लास्ट हुआ हिरोशिमा में और नागासाकी में। और हिरोशिमा
तिमाही से ये क्या हुआ, जापान भी हार गया, उसने अपने मिलिट्री भी आज तक तब से नहीं बनाई और उसने सरेंडर कर दिया पूरा। यहाँ से क्या हुआ कि यूएसए, मतलब नॉर्मल सी बात है कि लास्ट में आके यूएसए ने जिताया, नहीं तो ऑटो मतलब ये जापान, इटली और आपका जर्मनी आराम से जीत लेता। ना इंग्लैंड जीत पाता, ना फ्रांस जीत पाता, ना पोलैंड जीत पाता, कोई देश नहीं जीत सकता था। जापान और जर्मनी जब इतने ताकतवर थे, उस समय में इतनी ताकत आ गई थी, और हिटलर का जो दिमाग था वो तो बहुत ही ज़्यादा था, और जापानी लोग का तो दिमाग होता है, दोनों का दिमाग इन लोगों को हरा देता अगर ये एटम बम ना बना पाते। और जैसे इस समय यूएसए सुपर पावर कहा जाता है, जापान को कहा जाता है या फिर जर्मनी को कहा जाता है, ये चीज़ होती, ठीक है। अब जो था ज़्यादातर एनसीईआरटी में भी लिखा है कि थोड़ा सा पता नहीं क्या था हिटलर के माइंड में, वो एकदम नॉर्मल चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा भी चलता था और थोड़ा क्रूड भी था ना। जो नॉर्मल, मान लो कोई राजा है तो नॉर्मल वो जीतेगा, लेकिन ऐसे नहीं किसी को, मतलब ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं जाएगा, ठीक है। मारेगा, जीत लेगा, ये नहीं है कि बहुत बहुत लोगों को मार दिया, ज़बरदस्ती मारना, जो सामने आएगा केवल उसको मारना। लेकिन हिटलर ऐसा नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये सब वॉर और ख़त्म हुई तो न्यूरम्बर्ग, जर्मनी में एक जगह है न्यूरम्बर्ग में क्या हुआ, एलाइड पावर, यानी कि इसमें फ्रांस है, यूके है, यूएसए है और सोवियत यूनियन है जो अभी का रसिया है, ठीक है। उसने पनिश किया वॉर क्रिमिनल्स को। अब जो चार्जेस है वो क्या लगाए गए, चार्जेस एनसीईआरटी में पूछ लेता है, क्राइम अगेंस्ट पीस, शांति के विरोध में क्या करना है आपका, क्राइम करना, वॉर क्राइम करना, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो सबसे बड़ा क्राइम था। इसके बेस भी दिया गया कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैसे हुआ। अगर लोगों को मारना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है तो ये तो भाई एलाइड पावर ने किया है। तो एलाइड पावर अच्छे से इसे समझाता है कोर्ट में कि देखो हमने तो सैनिकों को मारा और सामने भी सैनिक को मारते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो जर्मनी था उसने क्या किया, किल्ड। अब वैसे ये था, जो नेवल शिप थी वो कहीं लड़ने नहीं जा रही थी यूएसए वाली, लेकिन जापान ने मारा, ठीक है। तो किल्ड किया सबसे पहले 6 मिलियन ज्यूज को, जो कि 60 लाख हैं। किसने मारा है, हिटलर ने, जो बिल्कुल गलत था, क्योंकि हिटलर को ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना था, 6 मिलियन ज्यूज को नहीं मारना था, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। और उसने ढूंढ ढूंढ के मारा, अपने देश से मारा, बाहर गया, बाहर मारा, है ना, ये हिटलर का काम था। रसिया से मारा, 2 लाख जिप्सीज को मारा, ये भी एक तरह की प्रजाति है, ठीक है। और 1 लाख पोलिश लोगों को, जैसे उसने पोलैंड के अंदर एंट्री की 1 लाख पोलिश को मार दिया, ठीक है। तो ये वॉर अगेंस्ट क्राइम था। अब हिटलर का होता है क्या इसमें, अगर बहुत लोग पूछ देंगे हिटलर का क्या होता है, तो हिटलर को पता चलता है कि हम जा चुके हैं, मेरे साथ भी सजा वजा सुनाया जाएगा, हमको भी भाई फांसी दी जाएगी। तो हिटलर क्या करता है, अपनी बीवी के साथ, 2 बच्चों के साथ, मतलब ये जो बताया गया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये जो है, ये जितना हमें पता है या फिर एनसीईआरटी में जो लिखा है कि उसने जहर खा के अपनी जान दे दी। और यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा कि शुरुआत में हमने बात की थी हेलमट के फादर की, तो हेलमट के फादर भी नाजी पार्टी के थे। तो शुरुआत में देखो एनसीईआरटी में ज़्यादातर स्टोरी ऐसे होती है, हेलमट के फादर ने भी इसलिए सुसाइड की थी क्योंकि उनके साथ भी यही होता, आजीवन कारावास होता और काले मतलब भयंकर सजा होती जो भी होते हैं, जैसे अपने इंडिया में काला पानी की सजा है। तो इससे अच्छा उन्होंने अपनी जान दे दी। यही शुरुआत में हेलमट में भी था, ठीक है, हेलमट। लेकिन ये था, अब देखो यहाँ पर उसने नाजी, और उसमें अंतर क्या है, जो एलाइड पावर थी, नाजियों के जो मेन जो हेड थे उनको मारा गया, लेकिन उनके परिवार वालों को छोड़ दिया गया, ठीक है। अब जो हेलमट था उसको नहीं मारा गया, उसकी मदर को नहीं मारा गया, केवल अगर वो होता तो उसको मारा जाता है, फिर जेल में डाला जाता। लेकिन जो हिटलर क्या करता था, हिटलर पूरे लोगों को मार देता था, ना मदर को छोड़ता था। हिटलर मतलब जो था उसमें भेदभाव बहुत होता था। वो कहता था जिसके ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज हैं केवल वही हैं जो आर्यन से, बाकी कोई भी ना। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि जो इंडियन लोग थे वो वाले आर्यन समझता था। वो आर्यन जो था वो मानता था कि बहुत एक ऊंचा पद है, जो हाँ अपने जो रिलीजियस है उसमें आर्यंस लोगों की बात की गई है, लेकिन वो हम लोगों को आर्यंस मान ही नहीं सकता कभी, अगर हिटलर की आइडियोलॉजी देखी जाए। क्यों? क्योंकि हिटलर उनको आर्यंस मानता है जिनकी ब्लू आइज हो और ब्लॉन्ड हेयर हो, ठीक है, जो नॉर्मली 90% तो इंडिया में किसी के होंगे नहीं, है ना, 10% हो सकते हैं, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ एक और जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, एनसीईआरटी ने क्लियर भी किया है और आप अच्छे से पढ़ लेना। जो हिटलर यहाँ पर साइन लगाता था वो स्वस्तिक का साइन नहीं है, वो हैकेन क्रूस का है, जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स का साइन होता है, इसको हैकेन क्रूस कहते हैं। हम यहाँ पर स्पेलिंग भी लिख देते हैं, ठीक है। आप ये कन्फ्यूजन कभी मत लिखना, और कभी भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन करना या फिर कोई कॉम्पिटिशन का देख रहा हो तो कभी भी स्वस्तिक ना बताना उसको। अगर आप स्वस्तिक बताओगे तो आपसे अगर रेफरेंस मांग दिया तो आप दे नहीं पाओगे। हिटलर ने अपनी बुक में भी बताया है कि जो हम लोग साइन, जो हम यहाँ पर साइन लगाता है, जो ऐसा साइन है, देख लो ये साइन है, ठीक है, ये ऐसा साइन है, और स्वस्तिक का साइन ऐसा होता है, देख लेना, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये स्वस्तिक का साइन है, और जो आपका हिटलर का साइन है वो देख लेना थोड़ा और अच्छे से। हिटलर का साइन ऐसा था।
ऐसे ना, इसको ये एक क्वेश्चन का वो होता है, क्या कहते हैं, क्रॉस होता है, इसको हैक एंड क्रूज कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसके पूरे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, यहाँ तक नीचे तक पूरे नोट्स बनाने हैं, और जिसको नोट्स से बनाना वो 2 स्लाइड है केवल, ठीक है, तो आपका फ़ोन भी नहीं भरेगा और आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से और पूरा तैयार कर सकते हो, ठीक है। जिसको अभी भी स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए हम हट गए, ठीक है। आपको अच्छे से इसको 2-3 बार पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, 20 मिनट के अंदर ही बन रहा होगा, ठीक है, अगर 20-25 मिनट से इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। हम लोग ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है भी नहीं और ज़्यादातर चीज़ें जो डिटेल में बताना है, लेकिन पॉइंट वाइज में बताना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप पेपर करोगे जाके तो पॉइंट वाइज से टीचर को पसंद आता है, पूरी राम कथा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और ये जो क्लास 9th में अगर फिजिक्स के लेक्चर देखना चाहता है वो भी इसमें पढ़े हैं, ठीक है, मैथ के देखना चाहता है वो भी आपको मिल जाएंगे, और कोई एनडीए वगैरह की तैयारी करा तो उसके भी लेक्चर्स में मैथ के पढ़े हैं, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल एग्जाम लेगन एकेडमी में। तो आज इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, जब तक पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।